दोस्तों नमस्कार। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, मैंने बताया था कि पहले ही मैंने मौर्य पूर्व काल में सामाजिक व्यवस्था की वीडियो डाल दी है। दूसरी जो है मॉडर्न हिस्ट्री की, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग वीडियो है, बिल्कुल स्टार्टिंग से किया है। और जो टॉपिक था वो यूरोपियन कंपनियों का आगमन था, उसे डाला है और उसमें हमने पुर्तगाल को समाप्त कर दिया है। अच्छा, उसमें एक छोटी सी करेक्शन थी, वो आप ठीक कर लीजिएगा। मैंने बताया था कि 1632 में 1632 में मैंने 1622 में अंग्रेजों ने हरमुज की खाड़ी पर विजय प्राप्त की थी। हरमुज की खाड़ी पर मैं वहां हरमुज नहीं बता पाया था, हुगली बताया था। ठीक है जी। दूसरी चीज है कि 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने हुगली पर मतलब हुगली को जीता था। तो मैंने दोनों जगह हुगली लिखवा दिया था या बता दिया था, जो भी है उसको आप जरा ठीक कर लीजिएगा। ये हरमुज की खाड़ी है। तो ये चीज़ है। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा पूर्व मौर्य आर्थिक जीवन। पूर्व मौर्य का आर्थिक जीवन कैसा था, यानी कि वो किस तरीके से रहते थे, क्या उनकी व्यवस्थाएं थी, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे आज। पूर्व मौर्य आर्थिक जीवन। देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि पॉइंटेड चीज़ों में करना है हमें। जितना चीज़ों को अलग अलग विभाजित करेंगे, खंड में विभाजित करेंगे, उतना हमारे लिए चीज़ों को याद करना आसान रह जाएगा। तो इसमें भी हम कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं, फिर उनको इलेबरेट कर दूंगा मैं, और आपको वो बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएंगे। और दूसरा, सब्सक्राइबर बढ़ाओ और लाइक कमेंट बढ़ाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं। जितना आप करेंगे उतना हमें मोटिवेट मिलता है। ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, हम इसको 4 पार्ट्स में देखते हैं। पहली बात तो जो पूर्व मौर्य था, उसे इस दौरान बहुत सारे नगरों का विकास हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसे द्वितीय औद्योगिक क्रांति का सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन, द्वितीय नगरीय क्रांति का नाम दिया गया है। ठीक है, द्वितीय नगरीय क्रांति, टोटल 3 क्रांतियां हुई हैं। एक हड़प्पा सभ्यता में थी, जो पहली नगरीय क्रांति कही जाती है। दूसरी नगरीय क्रांति ये है, इसे हम पूर्व मौर्य या मौर्य पूर्व या बुद्ध या जैन काल की नगरीय क्रांति हम कह सकते हैं, एक चीज। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, ये मैंने पहले भी बताया था, मौर्य पूर्व काल कब से चला हुआ है, तो वो चला था आपका 6th BC टू 4th BC तक। ठीक है जी, ये चीज है। अब बात आ जाती है कि हालांकि ऐसा था कि अगर आप उत्तर वैदिक पीरियड में देखेंगे तो उत्तर वैदिक के अंत में कुछ नगरों का उदय हुआ था, जैसे कि हस्तिनापुर, दूसरा कौशाम्बी। ये कुछ ऐसे नगर थे जिनका उदय आपको कहां पर देखने को मिलता है, उत्तर वैदिक काल, जिसको हम पोस्ट वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम मौर्य पूर्व काल में आते हैं, जो 6th BC से 4th BC तक के बीच में रहता है, तो यहां पे बहुत सारे नगरों का विकास हुआ। इस वजह से इस पूर्व मौर्य काल को या मौर्य पूर्व काल को हम द्वितीय नगरीय क्रांति, सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन का काल भी कहते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज, एक व्यक्ति थे गार्डन चाइल्ड, एक विद्वान है, इतिहासकार है गार्डन चाइल्ड। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द अर्बन रिवॉल्यूशन। उन्होंने उस किताब में कुछ नगरों के उदय के लिए, मतलब किस कारण से नगरों का उदय होता है, किस कारण से शहर बनते हैं, तो नगरीय उदय के लिए 10 कारण बताए थे।
नगरों के विकास हेतु 10 कारण, 10 कारक बताए थे, फैक्टर्स। इनमें से जो 2 हैं वो है शिल्पी वर्ग का उदय। अगर कहीं पर शिल्पी वर्ग पैदा होता है, मान लीजिए कुछ ऐसे मतलब देखिए, अब जैसे गुड़गांव क्यों बसा, गुड़गांव बसने के पीछे कारण क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ, प्रोफेशनल्स लोग ज़्यादा रहने लग गए। तो सेम उस टाइम की बात करूँ तो ये प्रोफेशनल्स जहाँ पे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे एक पूरा शहर बस जाता है। तो ये शिल्पी वर्ग का उदय हुआ था, ये है। और प्रोफेशनल्स क्यों बसते हैं या प्रोफेशनल्स वहाँ पर क्यों बस जाते हैं या उस शहर में डिमांड इतनी बढ़ जाती है, उसके पीछे क्या कारण होता है, तो व्यापार है उनका, इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब इंडस्ट्रीज़ लगती हैं तो उससे रिलेटिवली वो जुड़े होते हैं, तो इसीलिए लोग ज़्यादा वहाँ पर बसते हैं। मतलब उस शहर में जनसंख्या ज़्यादा होने लग जाती है, वो शहर ज़्यादा तरक्की करता है, वो शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है उस टाइम पे, मतलब आज के हिसाब से। तो ये शिल्पी वर्ग का उदय हुआ, इन नगरों के पीछे कारण ये था। दूसरा जो कारण था शिल्पी वर्ग का उदय, दूसरा व्यापार व वाणिज्य का विकास। तो इस प्रकार के 10 कारण थे जिस वजह से नगरों का विकास हुआ, बहुत सारे नगर इसमें आए। और ये बात गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन में इसे उन्होंने भली भांति पूरी तरीके से समझाया है, एक्सप्लेन किया है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप बौद्ध ग्रंथों में भी देखेंगे तो कुछ नगरों का उल्लेख आपको वहाँ पर मिलता है। उनमें है CSR, चंपा, राजगृह, सारनाथ। उसके अलावा ये जितने भी नगर थे ये बिहार में हैं। आज के वर्तमान की बात करूं तो ये बिहार में है। उसके अलावा श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, ये नगर यूपी के हैं। तो इन 6 नगरों का उल्लेख आपको कहां पर देखने को मिलता है? 6 नगरों का उल्लेख आपको बुद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है, बुद्ध या बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये प्रमाण देते हैं कि डेफिनेटली नगरीय क्रांति थी। तो मैंने बताया कि कुल 3 नगरीय क्रांति हुई है। एक नगरीय क्रांति जो पहली नगरीय क्रांति है वो हड़प्पा के समय पर हुई थी। द्वितीय नगरीय क्रांति ये पूर्व मौर्य काल में हुई या मौर्य पूर्व काल में हुई। इसका टाइम आपको पता ही है 6th BC टू अभी 4th BC तक मैंने बताया। कर व्यवस्था, कर व्यवस्था के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि कर व्यवस्था कैसी थी। उसके बाद हम व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। कर व्यवस्था देखिए, टोटल जो कर की दर थी, कर की दर 1/6 थी। और ये कर अनाज के रूप में भी लिया जा सकता था, मतलब आप अनाज के रूप में भी दे सकते हैं, नगद के रूप में भी दे सकते हैं, नगद भी दिया जा सकता है। तो ये व्यवस्था थी। उसके अलावा व्यापारियों से एक आपको टर्म देखने को मिलती है, व्यापारियों से चुंगी वसूलने वाला। चुंगी एक कर होता है, चुंगी वसूलने वाला। वसूलने वाला अधिकारी कौन कहलाता था? क्या कहलाता था? शौलिक। शौलिक या शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष, व्यापारियों से चुंगी वसूलने वाला अधिकारी शौलिक या शुल्का अध्यक्ष कहलाता था। ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक और कर आपको देखने को मिलता है, विष्टि या बेगार। ये कौन सा कर था? ये व्यापारियों से एक माह में
एक दिन वसूला जाने वाला कर, वसूला जाने वाला कर, ये विष्टि या बेकार कहलाता था। उसके अलावा तो ये थे कर, उसके अलावा अब हम बात करते हैं व्यापार की, कि व्यापार कैसे होता था। व्यापार, देखिए व्यापार में जो वाराणसी था वो एक प्रमुख व्यापार केंद्र था। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें प्रमुख व्यापार केंद्र वाराणसी था। यहाँ कहते हैं कि कंधार से लाकर घोड़े बेचे जाते थे। जो ये अफ़गानिस्तान वगैरह का एरिया है, यहाँ से घोड़े बेचे जाते थे, खासकर कंधार से। ठीक है जी, कंधार से लाकर घोड़े बेचे जाते थे। बेचे जाते थे, एक चीज। दूसरी चीज, अब बात करते हैं कि व्यापार था तो इंटरनल था या एक्सटर्नल था। देखिए बंदरगाह थी तो ऑब्वियसली बात है एक्सटर्नल भी रहा होगा। तो कुछ हमें जो बंदरगाह पढ़नी है वो दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं। ये सपोज भारत का मैप है, तो ये जो एरिया है ये पश्चिमी बंदरगाह, पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह थी उनकी बात करते हैं, और ये जो एरिया माना जाएगा ये पूर्वी तट माना जाता है। ठीक है, ये हमें पढ़नी होती है। तो इसमें जो दो प्रमुख पूर्वी तट पर बंदरगाह थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी। एक तो थी सोपारा, इसको कहा जा सकता है सोपारा, और यहां गुजरात पर थी भड़ोच, भड़ोच। और पूर्वी तट पर जो बंदरगाह थी वो थी ताम्रलिप्ति, यहां पर थी वेस्ट बंगाल में ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति। और ताम्रलिप्ति थी वो वेस्ट बंगाल में थी। भड़ोच जो है ये गुजरात में है, खंबात की खाड़ी पर, गुजरात खंबात की खाड़ी। सोपारा ये महाराष्ट्र में है। तो इन बंदरगाहों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तीन बंदरगाह मौर्य पूर्व काल की या बुद्ध कालीन, जो बुद्ध का काल है उसकी जो सबसे तीन प्रमुख बंदरगाह हैं, भड़ोच खंबात की खाड़ी में गुजरात पर अवस्थित है, पश्चिम तट पर एक और बंदरगाह है सोपारा महाराष्ट्र में है, पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल में है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब खंबात की खाड़ी में जो स्थित है भड़ोच, पहली बात तो खंबात की खाड़ी में है, एक चीज। दूसरी जो चीज है सबसे पुरानी बंदरगाह है, सबसे पुरानी बंदरगाह ये मानी जाती है। ठीक है, दूसरी चीज इसका जो महत्व है वो मौर्य पूर्व काल में भी रहता है, मौर्य काल में भी रहता है, मौर्योत्तर काल में भी रहता है, लेकिन गुप्त काल में इसका महत्व कम हो जाता है। कारण क्या होता है कि रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है, तो जो हमारा व्यापार था रोमन साम्राज्य से वो इसी तट से होता था। तो गुप्त काल के आते आते इसका महत्व कम हो जाता है, लेकिन मौर्य काल, पूर्व मौर्य काल, मौर्योत्तर काल यानी कि पोस्ट मौर्य, मौर्य काल एंड प्री मौर्य, यहाँ तक इसका महत्व रहता है। ठीक है, तो ये इस वजह से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मौर्य काल, मौर्य पूर्व काल, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, काल में महत्व, गुप्त काल में नहीं। कारण आपको पता ही है गुप्त काल में क्यों नहीं, इसके पीछे मैंने अभी कारण बताया, रोमन साम्राज्य का नष्ट होना, का नष्ट होना। दूसरा, इसको अन्य नाम क्या थे जो मौर्य पूर्व काल में इसको किस नाम से जाना जाता था? नाम मृगुकच और मृगुकच के नाम से जाना जाता था।
और ये थी खंबात की। जब इसका महत्व समाप्त हो जाता है तो यहाँ ताम्रलिप्ति का महत्व शुरू हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे व्यापार का ये सबसे प्रमुख केंद्र था और इस प्रकार से व्यापारियों के लिए ये सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद नेक्स्ट अब एक और टॉपिक है इसके बारे में, वो और हम करते हैं, वो है मुद्रा व्यवस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि मुद्रा प्रणाली। मुद्रा व्यवस्था, और इसको हम क्या कहते हैं, मुद्रा व्यवस्था या जिस प्रणाली में मुद्रा का मतलब मुद्रा का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं न्यूमेरिमेसिक्स। न्यूमेरिमेसिक्स, और न्यूमेरिमेसिक्स में क्या है, मुद्रा से संबंधित अध्ययन कहा जाता है, या इसको मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है। संबंधित अध्ययन, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि यहाँ पर एक जो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप देखिएगा कि अब से पहले मुद्रा नहीं दिखाई देती। मौर्य पूर्व काल में ही मुद्रा का प्रचलन शुरू होता है, और यहाँ पर मुद्रा कौन सी होती है, यहाँ पर जो मुद्रा होती है वो होती है पंचमार्क। उसे पंचमार्क कहा जाता है, या फिर आहत, आहत या पंचमार्क। अब ये जो आहत या पंचमार्क है ये किस चीज़ की बनती थी, ये चांदी या तांबे की धातु की, तांबे की धातु की बनती थी, ये बात ध्यान रखिएगा। और इस धातु के लिए भी एक शब्द यूज किया जाता है, कर्षापण। ओके, उसके अलावा दूसरी जो चीज है मतलब इसे आहत या पंचमार्क क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे क्या किया जाता था कि मोहर है, उस पे किसी वस्तु का छापा लिया जाता था। वस्तु का छापा मोहर पर लिया जाता था, या वस्तु की आकृति मोहर पर छापी जाती थी। आकृति मोहर पर छापी जाती थी, जैसे कि बहुत सारी हैं, जैसे पेड़, हाथी, सांड, मछली, अर्धचंद्र, ये जितनी भी आकृति हैं ये सारी की सारी उस पर छापी जाती थी। तो ये है। उसके अलावा जो चांदी की मोहर बनती थी उसका वेट कितना होता था, तांबे की चांदी की मोहर का वेट होता था 180 ग्रेन, इसका वेट होता था 148 ग्रेन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तांबे का चांदी की उसका होता था 180 ग्रेन, इसका 148 ग्रेन। तो ये मोहर से संबंधित आपको बातें ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक और जो टॉपिक रहता है, इसमें छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम अभी देखते हैं, और इसी से रिलेटिवली है कि मृद भांड किस टाइप के थे। मृद भांड, या यहाँ की एक और अन्य विशेषता क्या है, यहाँ पर पक्की ईंटें तथा कुएं में जो ईंटें प्रयोग की गई थी वो पक्की ईंटें थी, यानी कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, और कुआं जो बनाया गया था वो भी पक्की ईंटों का बनाया जाता था। ये चीज है, पक्की ईंटों का व पक्की ईंटों का कुआं प्रयोग में लाया जाता था। एक चीज। दूसरी चीज, मृद भांड कौन से हैं? यहां पर जो मृद भांड है, यहां मृद भांड है NBPW, ठीक है। अब ये मृद भांड की अपनी एक श्रृंखला है, मैंने आपको बताए हुए हैं, जैसे कि BRW मृद भांड कौन से हैं, ब्लैक एंड रेड, इसको बोलते हैं वेयर कल्चर या सेरेमिक कल्चर,
ठीक है। अलग अलग कालों में अलग अलग मृद भांड प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पर सेरेमिक कल्चर भी कहा जा सकता है, वेयर कल्चर भी कहा जाता है। BRW ब्लैक एंड रेड वेयर एंड रेड, ये काले एवं लाल रंग के मृद भांड। ये हैं, ये कब प्रयोग किए गए हैं? ये हड़प्पा में प्रयोग किए जाते थे। उसके बाद पूर्व वैदिक काल आता है। सीधा डायरेक्ट कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें कौन से मृद भांड प्रयोग किए गए हैं या कौन से मृद भांड किस काल में प्रयोग होते थे। उसके अलावा ये दूसरा क्वेश्चन है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में OCP धूसर चित्रित मृद भांड, धूसर चित्रित मृद भांड, इनका प्रयोग आपको यहां पे मिलेगा। ओकर्ड पिक्चर वेयर, ओकर्ड पिक्चर वेयर, यहां पे आपको इनका प्रयोग मिलेगा। उसके अलावा उत्तर वैदिक काल में PGW, पिक्चर ग्रीन वेयर, चित्रित धूसर मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था। हर काल की अपने एक मृद भांडों की विशेषता रही है। उसके अलावा मौर्य पूर्व या आगे या मौर्य काल में तथा उससे आगे कौन से मृद भांड प्रयोग किए गए हैं? NBBW नॉर्थ ब्लैक पिक्चर वेयर, पिक्चर वेयर, इन मृद भांडों का प्रयोग किया गया है। अगर हिंदी में कहूं तो उत्तरी काले चित्रित मृद भांड या काले रंग के मृद भांड तो ये BRW ब्लैक एंड रेड, काले एवं लाल रंग के मृद भांड, ऑकर पिक्चर वेयर धूसर चित्रित मृद भांड, पिक्चर ग्रीन वेयर चित्रित धूसर मृद भांड, NBBW नॉर्थ ब्लैक पिक्चर वेयर। तो उत्तरी काले रंग के मृद भांडों के प्रयोग मौर्य पूर्व और उससे आगे के कालों में होता रहा है। और इसका जो प्रयोग है पिक्चर ग्रीन वेयर का चित्रित धूसर मृद भांड का उत्तर वैदिक काल में प्रयोग हुआ है। पूर्व वैदिक काल में ऑकर्ड पिक्चर वेयर, ये एक वन ऑफ द टफेस्ट चीज़ें मानी जाती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं, इसीलिए मैंने इनको इकट्ठा लिखा है। तो यानी इस काल में NBBW का प्रयोग किया जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको, अब हमने मौर्य आर्थिक जीवन सारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने मौर्य पूर्व काल का एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था हमने देख ली, सामाजिक व्यवस्था हमने अभी देखी है। उसके अलावा ऑफलाइन में हमने धर्म को बहुत अच्छे तरीके से देखा था और यहाँ आर्थिक जीवन भी हमने समाप्त कर दिया। अब 2 टॉपिक रहते हैं, इसके बाद जो हम पूर्व मौर्य काल में करेंगे वो शैव धर्म के बारे में करेंगे कि शैव धर्म का क्या विशेषताएं थी और किस तरीके से शैव धर्म चला। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ मज़ा आया होगा और फैक्चुअल टॉपिक था नो डाउट, लेकिन क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। इसमें किसी भी प्रकार, बेशक वो UGC हो, UPSC हो या अदर PCS एग्जाम्स, SSC वगैरह कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें नो डाउट क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी चीज़ आपसे वही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको खुद तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ये करना ही करना है, साथ में 5 और बच्चों से करवाना है ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। और कोशिश मैं करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बनाएं और आप तक जल्द से जल्द पहुँचाएं। दूसरी, क्वालिटी से हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, ना ही कोई चीज़, जो ये चीज़ें आपको बताई जा रही है ना तो ये YouTube पे ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कहीं नहीं आपको मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, तो इसको आप हल्के में मत लेना और इनसे क्वेश्चंस आते हैं।